हेलो हेलो माइक चेक। चलिए तो शुरू करते हैं आज की एक और धमाकेदार क्लास। किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र हम पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 4। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी, क्या हालचाल सभी के, कैसे है सभी, क्या हालचाल है सभी के। वेरी गुड इवनिंग। चलो ठीक है, करें क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, तो आज की क्लास में हमें क्या करना होगा। आज की क्लास में हमें एक नया टॉपिक, देखो एक्चुअल में आप ऐसा समझ सकते हो, एक ये चैप्टर के अंदर चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर छुपे हुए, क्योंकि अब हमने परावर्तन पढ़ लिया, कहानी खत्म। अब हमें अपवर्तन पढ़ना है। अपवर्तन, अब नई कहानी शुरू। तो अब सब कुछ नया पढ़ेंगे हम, और हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसे समझेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की बेसिक परिभाषा मुझे उम्मीद है सभी को पता है, लेकिन इसको और डिटेल में अभी हम समझना शुरू करेंगे। चलो भाई, करें क्लास की शुरुआत। मैं आपके रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, आज लाइव देख रहा हूं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, आप लाइव है आज। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अब हमें समझना है अपवर्तन क्या होता है। तो देखो, परावर्तन में हमने समझा था कि सर जब भी हमारे पास लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश करती है, और अगर वो माध्यम की परिधि पर टकराकर या बाउंड्री पर टकराकर वापस समान माध्यम में आ जाती है, तो वो क्या होता है, वह परावर्तन होता है। लेकिन अगर मान के चलो लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, चली गई मतलब कि अगर मान के चलो मेरे पास जैसे पानी है, और आप पानी के अंदर कुछ देख रहे हो, पानी के अंदर देख रहे हो, बाल्टी में आपने पानी भर रखा है, आप उसके अंदर देख रहे हो, तो लाइट जो दूसरे माध्यम से पानी से आ रही है आपकी ओर, हवा में आ रही है। या मान के चलो कांच है, कहीं कांच है, और कांच में जैसे अब मान के चलो मैं चश्मा पहन रखा है, तो चश्मा क्या है सर, एक अलग माध्यम है, कांच है, तो इसमें से लाइट निकल कर मेरे पास आ रही है। मतलब कि सर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है, और ये लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, उसी परिघटना को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब अपवर्तन में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है, वो एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। तो अपवर्तन को बेसिक से परिभाषित कैसे कर सकते हैं। अपवर्तन को परिभाषित किया जा सकता है, अपवर्तन को परिभाषित किया जा सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलन हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, ये फिर से हम इसकी दूसरी परिभाषा भी पढ़ लेंगे, लेकिन पहले एक बार इसका बेसिक फील ले लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि मार्ग से भटक जाना, मार्ग से विचलित हो जाना, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात तो ये है, मार्ग से भटक जाना, ये मार्ग से विचलित हो जाना। तो क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे कोई माध्यम है, ठीक है, ये कोई दूसरा माध्यम है। तो अगर लाइट जो है वह पहले माध्यम से आई, टकराई, और टकराने के बाद में है ना, देखो क्या होगा, फिर से कहानी वैसी की वैसी होगी। कैसी कहानी सर होगी, यह जो किरण होगी वो आपतित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। यहां पर जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे हम क्या बोलेंगे सर, जिस बिंदु पर टकरा रही हो उसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ओके, इसी प्रकार से इस बिंदु पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी लाइन खींच सकते हैं जो तल के लंबवत हो, मतलब जो आपतन बिंदु है
उस पर एक लाइन खींची जा सकती है जो क्या है, वो उसके लंबवत है। अरे अरे हाँ, तो ये जो लाइन है यह क्या है, यह अभिलंब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। और इसके बाद में यहां पर ये जो लाइट है, अगर यह दूसरे माध्यम में चली जाती है तो देखो पहले कहां जाना चाह रही थी ये लाइट, पहले ये लाइट जो है वो सर यहां पर थी। अच्छा, इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो लाइट कहां चले जाएगी सर, ये लाइट यहां कहीं चले जाएगी। तो ये डॉट 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 करके बनाया हुआ है, ये डॉट 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 करके बनाया हुआ हमने, ये क्या है, ये इसका पथ है कि यहां पर जाना चाह रही थी, लेकिन किसी कारणवश एक माध्यम आया और ये अपने पथ से विचलित हो गई। तो अगर ये अपने पथ से विचलित, अब देखो विचलन दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये अंदर आ जाए, ये तो मतलब जहां पर से जाना चाह रही थी उससे अंदर की तरफ आ जाए, या उससे और बाहर की तरफ चले जाए। तो दो प्रकार का विचलन हो सकता है। तो अगर मान के चलो अभी मैंने बोला कि जाना चाह रही थी, वहां से और अंदर की ओर आ गई है, तो यह कहां जाना चाह रही थी और कहां आ गई, यह एक्चुअल में विचलन हुआ है। और इसी परिघटना को हमने क्या नाम दिया, इसी परिघटना को हमने अपवर्तन नाम दिया, है ना। देखो जरूर नहीं कि माध्यम जो अलग माध्यम से डब्बे से बनाया जाएगा, बहुत बार ऐसा होगा आपको कि क्वेश्चन बस बाउंड्री बना देगा, ये बाउंड्री बना दी, बस कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या सर, यह भी एक अन्य माध्यम ही है, ये भी क्या है, एक अन्य माध्यम है। मेन है कि बाउंड्री होना चाहिए। ऊपर वाला माध्यम 1 बोल दिया हमने, ऊपर वाला माध्यम को क्या बोल दिया हमने इसे माध्यम 1 बोल दिया, माध्यम 1 बोल दिया, इसे हमने माध्यम 2 बोल दिया, इसे हमने माध्यम 2 बोल दिया, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला जो बिंदु जिस पर लाइट टकरा रही थी उसे क्या बोलता है, आपतन बिंदु। यह जो होगा, है ना, यहां पर ये जो रेखा होगी ये O होगा, ये होगा A। अच्छा, तो ये कौन सी होगी, आपतित किरण होगी। ये O है, ये B है, तो ये OB क्या होगी, यह सर अब परावर्तन नहीं हो रहा, अब अपवर्तन हो रहा है, तो यह अपवर्तित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी, ठीक है। तो यहां पर होमवर्क नहीं मिल रहा 2-3 लेक्चर से, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, एक बार मैं चेक करवा दूंगा, मैं अभी होमवर्क चेक करवा दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये क्या होगा, यह जो पहली किरण होगी ये होगा AO। AO क्या हो जाएगा, AO जो हो जाएगा वो होगा आपतित किरण। ये क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण। OB जो होगा या BO जो लिख सकते हो आप, ये होगा अपवर्तित किरण कहलाएगा। अब यह अपवर्तित किरण कहलाएगा, यह अब अपवर्तित किरण कहलाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, यहां पर यह जो डॉटेड लाइन बनी हुई, डॉट 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 करके बना हुआ, ये N है और ये N डैश है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, अभिलंब बोलेंगे। चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। अब यह किस और विचलित होगी, क्या कहानी होगी, वो सब कुछ हम देखते हैं। L2 और L3 का होमवर्क नहीं आया, ठीक है। और कोई समस्या, टेलीग्राम ग्रुप क्लोज हो गया है सर, टेलीग्राम ग्रुप क्लोज हो गया है। अरे भाई मैंने नहीं देखा, अभी मेरे को देखने का टाइम नहीं मिला, आई एम सॉरी। अगर हो गया होगा तो बहुत बुरा हुआ है, ये जिसके साथ भी हुआ हो, अब हुआ तो शायद हमारे साथ ही है, तो बहुत बुरा हुआ, इन कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़े। अब यहां पर अगर हम यहां पर माध्यम 1 और माध्यम 2 में बिल्कुल बेसिक सी बातें करें, तो सर यहां पर कुछ कोण भी बनाए जा सकते हैं, कुछ कोण भी बनाए जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं कोण, क्या हो सकते हैं कोण। तो यहां पर जो कोण होंगे वह कोण कौन कौन से होंगे सर। यहां पर एक कोण जो होगा वह ये वाला कोण बनेगा,
इसे हम आपतन कोण बोलेंगे, और ये वाला कोण जो होगा उसे हम आर बोलेंगे, ये हमारा अपवर्तन कोण होगा। अब क्या होगा, एक आपतन कोण होगा, एक अपवर्तन कोण होगा। तो इसे हम एंगल आई जो होगा वो उसे हम बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, और एंगल आर जो होगा उसे हम अपवर्तन कोण बोलेंगे। अपवर्तन कोण, ठीक है। अब कुछ नियम वगैरह आएंगे जो इनके मध्य हमें संबंध स्थापित कर देंगे। साथ ही साथ है ना, यहां पर अब मैं बोल सकता हूं, मैंने बेसिक पढ़ लिया तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि सर यहां पर ये जहां जाना चाह रही थी और जहां चली गई के मध्य कोण जो होता है उसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा जो हो जाएगा वो मेरे लिए विचलन हो जाएगा, विचलन कोण आ जाएगा। अब यहां पर हमें देखना होगा, अब हमें यहां पर देखना होगा कि डेल्टा का मान कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव होगा। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि यहां पर यह कब अंदर की तरफ आ रही है, कब बाहर की तरफ जा रही है। ये कुछ कुछ बातें अब हमें करना होगी। तो अब इसके लिए सारा चक्कर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, स्पीड ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। मतलब कि यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास ये माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, इसमें से लाइट आई, लाइट आकर दूसरे माध्यम में चलेगी, तो यह अपने पथ से विचलित क्यों हो रही है, पथ से विचलन का कारण क्या है, कारण है ना, पथ से विचलन का कारण क्या है। तो जो कारण है वह सबसे इंपॉर्टेंट सा कारण है कि सर अलग अलग माध्यम में या हर माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर मेरे पास यहां पर ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी वो अलग 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 होगी। माध्यम 1 वायु होगा उसमें अलग होगी, पानी होगा उसमें अलग होगी, कांच होगा उसमें अलग होगी, हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी वजह से अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो विचलन का कारण क्या है या अपवर्तन का कारण क्या है, आप यहां पर लिख सकते हो छोटे से शब्दों में। कारण यह है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, या अलग लिख लेते हैं, अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होती है, डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो अब किसी भी माध्यम में हम स्पीड कैसे लिख सकते हैं, किसी भी माध्यम में हम स्पीड कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखना सिखाया था कि वायु के लिए या निर्वात के लिए, वायु के लिए c की वैल्यू जो होगी 1/√ε0 म्यू नॉट होगी, या अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए अन्य माध्यम में हम लिखेंगे सर v की जो वैल्यू होगी वो होगी, v की वैल्यू कितनी होगी अन्य माध्यम के लिए, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √μ/ε। और सर आपने यह, अच्छा ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था मैंने, याद है सरल रेखा में गति में बात करी थी, चाल की वैल्यू थी c बराबर 1/√μ0ε। फिर सरल रेखा में गति में हमने अलग अलग प्रकार की गति पढ़ी थी, तो उसमें एक और पढ़ा था कि v की वैल्यू की 1/√μ/ε। याद आया कुछ कुछ, कहां पढ़ा था ये, हाँ सरल रेखा में गति में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हमने इसे ही लिखा था कि सर आप इसे ही मॉडिफाई करके लिख सकते हो c/√μr/ε। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको कहानी सुनाई थी। तो अब यहां पर यह बात तो सर हमें समझ में आ गई कि v और c में कुछ ना कुछ संबंध होता है, मतलब हर एक माध्यम में स्पीड अलग अलग होती है और वह c पर कैसे निर्भर करती है, ये हमने सारी बातें समझ ली थी। तो अब यहां पर अगर अलग अलग माध्यम में स्पीड अलग अलग है तो यहां क्या होता है, यहां पर लाइट जो है वो अपने पथ से भटक जाती है। अब सर क्यों भटक जाती है ये भी पता कर लेते हैं। क्यों, देखो क्या होता है, मान के चलो कि ऊपर वाले मीडियम में स्पीड लाइट की ज्यादा है,
ज्यादा है, नीचे वाले मीडियम में कम है। तो नीचे वाले मीडियम में कम है तो अब दूरी उतनी ही तय करनी है। अगर मान के चलते कोई यहां से निकलकर उस तरफ जाना है, ये माध्यम एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है बीच में, तो लाइट आई, कुछ लाइट हवा के हवा में निकल गई, कुछ लाइट इधर के हवा के हवा में निकल गई, कुछ लाइट को अब कांच के अंदर से निकल कर जाना है, और इधर एक आदमी खड़ा हुआ है। तो अगर इधर वाली लाइट और कांच की लाइट अगर तीनों साथ में नहीं है तो उसे बीच में काला सा दिखाई देने लग जाएगा, या उसे बीच में कुछ दिखाई नहीं देगा एक क्षण के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता सर, हम जहां देखो जहां भी देखो एकदम तुरंत ही दिखाई देता है, क्योंकि लाइट बीच में टूट नहीं रही है ना, लाइट बीच में टूट नहीं रही है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है इस दुनिया में कि कुछ लोग इधर से भाग कर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से भाग कर जा रहे हैं, कुछ लोग पानी के अंदर से या कांच के अंदर से या पानी के माध्यम उसके अंदर से तैर कर जा रहे हैं, और जो अंदर से जा रहा है उसकी स्पीड कम है, जो बाहर से जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा, लेकिन पहुंच सब कोई बाहर साथ में रहे। कैसे पॉसिबल है? हाँ सर, तभी पॉसिबल है जब ये बीच वाला जो है इसका पथ जो है शॉर्टकट हो, कुछ बीच में उसको बीच में शॉर्टकट मिल जाए। क्या मिल जाए? शॉर्टकट मिल जाए। तो शॉर्टकट कैसे होगा सर? वो अपने पथ को छोटा कर लेगा, है ना। जैसे अगर इधर से भाग रहे सारे के सारे, तो ये सारे भाग कर उधर पहुंचेंगे, ये सारे भाग कर उधर पहुंचेंगे, तो ये बीच में अपने पाथ को शॉर्ट कर लेगा, है ना, या डिस्टेंस को कम कर लेगा अपन। तो यह कैसे हो सकता है? ये जो होगा, यह हमारे पास ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2 है, तो उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि ये जब भी लाइट अपना पथ शॉर्ट कर रही है, मतलब कि ये अभिलंब की तरफ झुक रही है, मतलब ये नीचे वाले माध्यम जो होगा वो हमेशा उसमें स्पीड ज्यादा, सॉरी, नीचे वाले माध्यम में स्पीड कम होगी, ऊपर वाले माध्यम में स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर है मामला? और अगर ये समझ में आता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये सारा खेल स्पीड का है, तो इन माध्यमों के अलग अलग नाम भी रख सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि जिस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, आगे जा रहा हूं अगले पन्ने पर, है ना, जैसे ये दो माध्यम है, तो यहां पर जिस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, यहीं पर लिख देता हूं, स्पीड ज्यादा होती है, जिस माध्यम में अपेक्षित चाल लिख सकते हो, जिस माध्यम में, पूरी लाइन लिख लो यहां पे आप लोग, जिस माध्यम में प्रकाश की अपेक्षित चाल ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, या अधिक होती है लिख सकते हो, उसे हम सघन माध्यम बोलते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? अच्छा सॉरी, स्पीड ज्यादा, तो उसे हम विरल माध्यम बोलेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, आई टेक बैक माय वर्ड्स। स्पीड अधिक, विरल माध्यम जिसमें जितना तेज चलेगी। देखो, विरल या रेयरर बोलते हैं इसे, है ना, रेयरर मीडियम, अंग्रेजी में कहते हैं रेयरर मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि रेयर है सर, इसमें कोई मिले इसे, है ना, ये रेयरर मीडियम, तो विरल है, मतलब सर यहाँ पे कोई नहीं मिलता, इसलिए बहुत तेजी से भाग रही है। ये क्या कर रही है? बहुत तेजी से भाग रही है। और इसी प्रकार से अगर मान के चलो स्पीड कम, तो आप लिखोगे यहाँ पे अपेक्षित चाल या अपेक्षित वेग बोल सकते हैं हम। अपेक्षित वेग, प्रकाश का अपेक्षित वेग जिसमें कम होता है, जिस माध्यम में कम होता है, उस माध्यम को हम सघन माध्यम नाम देते हैं, सघन माध्यम नाम देते हैं। सघन माध्यम या डेंसर मीडियम, सघन माध्यम या डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ये सघन विरल का तो सर मामला समझ में आया। तो क्या होता है, जब भी लाइट सघन माध्यम से विरल से सघन में जाएगी, मतलब हल्के से भारी में जाएगी, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। तो क्या हो रहा है, जैसे यहां से वायु से पानी में आ रही है, तो ये अभिलंब से यहां पर कहां जा रही थी सर? ये इस तरफ जाना चाह रही थी, सीधे सीधे जाना चाह रही थी, तो ये अभिलंब की ओर विचलित हो जाएगी। कहां हो जाएगी सर? ये अभिलंब की ओर विचलित हो जाएगी, या यहां पे ये कोण मेरा डेल्टा बनेगा। तो इस कंडीशन में आई का वैल्यू जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा आर से, या डेल्टा जो होगा वो आई माइनस आर हो जाएगा, या अभिलंब की ओर विचलित हो जाएगी। क्या लिख देंगे यहां पर? वायु से पानी में, मतलब कहां से जा रही है? विरल से सघन में जा रही है, तो यह अभिलंब की तरफ, अभिलंब मतलब नॉर्मल की तरफ,
एन की तरफ विचलित होती है। लिख लो पूरा, एन की तरफ, एन की तरफ विचलित होती है। मतलब यह नॉर्मल की तरफ आ जाती है। कहां आ जाती है? नॉर्मल की तरफ आ जाती है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास लाइट जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है ना। आपको अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो यहां पे लिख लो यार, यह विरल माध्यम था और यह सघन माध्यम होता है पानी। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास लाइट जो है, वैसे क्लास 10th का पढ़ा रहा हूं सब कुछ मैं ना, तो लाइट जो है वह अगर मेरे पास सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यहां पर क्या होता है, यह अभिलंब से दूर भटक जाती है। तो सर इसे जाना कहां चाहिए था? यह यहां से सीधे 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 जाना चाह रही थी इस तरफ कहीं, लेकिन क्या हुआ सर, यह अभिलंब से दूर, क्योंकि अब स्पीड बढ़ गई तो दूरी बढ़ानी पड़ेगी वरना दूसरों से तेज पहले पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, सब साथ में निकलेंगे, सब साथ में पहुंचेंगे। तो यहां पर यह वाला जो कोण होगा अब वो मेरे लिए डेल्टा हो जाएगा। यह कोण क्या हो जाएगा? मेरे लिए डेल्टा। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पे आर का मान बड़ा होगा आई से, आर का मान बड़ा होगा आई से। जैसे वहां पर जो था वहां पे आई का मान आर बड़ा, तो यहाँ पे आर का मान बड़ा होगा आई से, और यहाँ पे डेल्टा जो होगा वो आर माइनस आई लिखेंगे हम। विचलन जो होगा वो आर माइनस आई लिखेंगे। लेजर लाइट से प्रैक्टिकल फील कर सकते हैं? हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है मामला, क्या ये बात क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते, अब हमें एक और इंपॉर्टेंट सा पद पढ़ना पड़ेगा ना, और उसके अलावा एक दो और छोटी छोटी सी बातें पढ़ना होगी, है ना। तो जैसे आगे बढ़ते हैं एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। वैसे ये वाली एक और परिभाषा आप चाहो तो अपवर्तन की लिख सकते हो। अपवर्तन एक परिघटना है जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा प्रतिकृत पृष्ठ पर बदल जाती है। मतलब कि जिस भी पृष्ठ पे, बाउंड्री रीजन हो गया, तो अच्छा सॉरी, पृष्ठकारी पृष्ठ पर बदल जाती है जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब यह प्रवेश करता है तो इसकी पथ की दिशा जो है या इसका जो पथ है वो बदल जाता है। प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति में आवृत्ति नहीं बदलती। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात, वैसे मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा आपसे सब कुछ। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आवृत्ति नहीं बदलती। ध्यान रखना हमेशा कि आवृत्ति सदैव स्रोत पर निर्भर करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखेंगे, आगे चलकर तरंग में भी हमें काम आएगी। आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति सदैव स्रोत पर निर्भर करती है। आवृत्ति सदैव स्रोत पर निर्भर करती है। सदैव स्रोत पर निर्भर करती है। तो स्रोत पर निर्भर करती है तो क्या होगा सर? इसका मतलब यह है कि जो सोर्स था, सोर्स मतलब सर क्या, जैसे अगर मान के चलो ट्यूबलाइट से या लेजर लाइट या किसी भी स्रोत से जो लाइट निकल रही थी, तो जहां से लाइट निकली वो उसका स्रोत कहलाएगा। तो जहां पर से लाइट निकली, जैसे अभी ट्यूबलाइट है आपके पास, तो ट्यूबलाइट एक स्रोत हो गया। मोबाइल की लाइट एक स्रोत होगी वो, तो जिससे भी लाइट निकलेगी वह उसका स्रोत होगा, और जो आवृत्ति वहां से लेकर निकलता है आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तो सर स्पीड बदल रही है, आवृत्ति नहीं बदल रही, तो क्या बदलता है एक्चुअल में लैम्डा बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। हमें पता है कि हम v या तरंग की चाल लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आवृत्ति। तो मैं बोल रहा हूं आवृत्ति समान रहती है तो स्पीड बदलेगी तो लैम्डा बदल जाएगा, स्पीड बदलेगी तो लैम्डा बदल जाएगा, स्पीड बदलेगी तो लैम्डा बदल जाएगा। यहाँ पे स्पीड कितनी है सर? स्पीड कम ज्यादा होगी तो लैम्डा कम ज्यादा होगा, लेकिन आवृत्ति जो होगी वह समान ही होगी। आवृत्ति जो होगी वह हमेशा समान ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये बेसिक सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब अपवर्तन के नियम, पहला नियम वही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब हमेशा समान तल में होंगे। ये हमेशा समान तल में होंगे, जैसे एक बोर्ड पे तो समान तल में होंगे। अगली बात,
अपवर्तनांक और माध्यम में एक बिंदु पर आपतित कोण की ज्या का गुणनफल नियत होता है। ठीक, यह पहली बात है स्नेल के नियम को बोलने की। अभी दूसरे शब्दों में पहले स्नेल का नियम मैं बोल के बताता हूं आपको। स्नेल के नियम को हम ऐसे भी बोल सकते, क्या बोल सकते, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है और इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, मान के चलो यहां पर मेरे पास कोई भी एक माध्यम है, एक माध्यम से लाइट आई, आई आर, आई कोण बोल रहा था मैंने, लाइट आई कोण बनाते हुए, ये हो गया आर। ओके सर, तो यहां पर अगर हम इस बिंदु पे बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि सर यहां पर साइन आई अपॉन में साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यह कांस्टेंट होगा, यह नियत मान होगा, कांस्टेंट होगा या नियत मान होगा। इसका कहने का मतलब क्या है ना, इस चीज से हम क्या समझे, इस चीज से हम यह समझ सकते हैं कि अगर मान के चलो मेरे पास ऊपर वायु है, देखो यार वैसे है ना हमारे इसमें ज्यादा लोड नहीं करो सर, इतने माध्यम क्या आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। हमारी 99% जो बातें हैं 99% जो बातें हैं वो वायु और पानी में ही खत्म हो जाएगी, वायु और पानी में ही खत्म हो जाएगी। तो यहां पर पानी है, तो यह वायु पानी, अब वायु कांच, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, पानी कांच कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है मामला, तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा भैया, चलिए देखते हैं। तो यहां पर अगर इनका अनुपात, मतलब ये मैं लिख रहा हूं, ये है मेरे पास वायु है पानी, तो मैं इसमें कोई भी कोण ले लूं आई, या कोई जितना आई लूंगा उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आर आएगा। तो जैसे जैसे मैं आई बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आर लूंगा, या आई और आर में साइन लगा के इनका जब अनुपात लूंगा तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, वो हमेशा नियत आएगा। और ये जो नियत मान आएगा वह किसके बराबर होगा, यह नियत मान जो होगा वह उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा जिस माध्यम में लाइट जा रही है, और जिस माध्यम से लाइट आ रही है उसके सापेक्ष होगा। क्या बोल रहे हो सर, ये देखो, ये जो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट जो होता है इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे अपवर्तनांक कहते हैं। और ये जो अपवर्तनांक की वैल्यू होती है, ये क्या वैल्यू होती है, देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये सर साइन आई अपॉन में साइन आर। तो यहां पर ये आई है, ये आर है, ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तो ये मान के चलो ऐसे, अच्छा 1 2 बोल देते हम इसे, माध्यम 1 बोल देते, इसे माध्यम 2 बोल देते। तो देखो ऐसे तो कैसे, तो लाइट तो किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में चले जाएगी सर, तो क्या हर एक किसी के लिए अनुपात बराबर होगा, समान होगा, नहीं सर, अलग अलग माध्यमों के लिए ये अनुपात अलग अलग होगा। तो ये जो अनुपात होता है इसका नाम होता है अपवर्तनांक। और ये अनुपात, जैसे अभी हम किसकी बात करें, तो सर हम बात करें वायु की, वायु से लाइट पानी में आई, तो इसको अभी हम, जो कि लाइट वायु से पानी में आ रही है, तो हम इसे बोलेंगे अपवर्तनांक। और ये अपवर्तनांक किसका अपवर्तनांक, तो ये होगा, अच्छा अंग्रेजी में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, आईआर से चिन्हित करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आईआर से चिन्हित करेंगे। तो सर जो कि यहां पर जो लाइट है वो पानी में आ रही है और वायु से, तो यह अपवर्तनांक जो होगा इसे हम इस कंडीशन में बोलेंगे सर ये साइन आई अपॉन में साइन आर होगा। और ये अपवर्तनांक जो होगा, ये अपवर्तनांक होगा, देखो कैसे लिख रहा हूं ध्यान समझना, इसे चिन्हित करेंगे म्यू से। और ये अपवर्तनांक होगा पानी का, पानी को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, पानी को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, और वायु को कहते हैं एयर। तो अगर यहां पर वाटर है तो ये क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे अपवर्तनांक वाटर का हवा के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष, अपवर्तनांक पानी का हवा के सापेक्ष। ओनली साइन ही क्यों ले सकते हैं सर, इसका जवाब तो स्नेल को जगाकर पूछना पड़ेगा। अब वो तो गुजर गया बेटा, वेरी लेट हो गया आप सवाल पूछने में,
बहुत लेट आए आप इस धरती पे, स्नेल तो चला गया, वो बता कर गया था हमें, है ना। आप साइन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो यार, उसने भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा, उसने भी साइन लेकर देखा होगा, कॉस लेकर देखा होगा, या कोसेक लेकर देखा होगा, कॉट लेकर देखा होगा, उसने 50 चीजें ट्राई करी होगी ना, फिर उसे पता चला होगा अच्छा साइन ले तो ये बात बन रही है ना। और सबसे पहले बात तो ये भी सवाल है, ये साइन ही क्यों? तो ये वो तो यार वो साइंटिस्ट आदमी था, हाँ, उसने 50 चीजें ट्राई करी, तब जाके उसने यार बात डिराइव करके दी आपको, तो इसलिए वहां पर साइन लिया हमने। ओके सर, तो अब ये अपवर्तनांक आ गया। अब देखो, यह अपवर्तनांक क्या हमेशा सर ऐसे ही परिभाषित करेंगे? नो 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 नो, अब हम अपवर्तनांक की वास्तविक परिभाषा के अंदर जा रहे हैं, है ना। अब हम अपवर्तनांक के अंदर और घुसेंगे घुसेंगे और घुसते चले जाएंगे। अच्छा देखो, इसमें आपको बस ये बात समझ में आनी चाहिए इतनी सी अभी की कहानी में, कि अगर ये मान के चलो, जो यहां पर प्रकाश है वो वायु से पानी में आया, तो हमने लिखा, ये लिखेंगे अपवर्तनांक वाटर का या पानी का वायु के सापेक्ष, तो हम इसे लिख सकते हैं अपवर्तनांक एक माध्यम का बटे में 2, है ना, 1/2। 1/2 मतलब कि पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। क्या बोलेंगे हम इसे? पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। अब अगर मान के चलो पानी से वायु में लाइट जाती तो क्या बोलते हैं? तब होता अपवर्तनांक दूसरे का पहले के सापेक्ष होगा यहां पर, क्योंकि जो लाइट है वो पानी में आ रही है, तो दूसरे का जिसमें आ रही है उसका अपवर्तनांक लिखेंगे, तो दूसरे का पहले का सापेक्ष। उल्टा होता तो क्या लिखते? पहले का दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, तो जिसमें लाइट आ रही है उसका अपवर्तनांक लिखना होता है। ठीक है, और किसके सापेक्ष? जिससे आ रही है उसके सापेक्ष। ठीक है, चलो ओके। अब यहां पर हमें समझ में आया सर, ये μ21, इसे कुछ लोग ऐसा भी लिखेंगे, n से भी चिन्हित करेंगे कहीं कहीं पर n21, या कुछ लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे नो नो नो, हम तो इसे ऐसा लिखेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हम म्यू में भी ऐसा करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे हम तो 99% इससे या ज्यादा इससे आपको कहीं पर दिख सकता है, एन से या म्यू से। तो अब अपवर्तनांक की कहानी क्या है सर एक्चुअल में? तो अपवर्तनांक एक्चुअल में है ना, एक्चुअल में हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक बोलते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक, अभी जो मैंने आपको बताया वो होता है अपेक्षित अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, और दूसरा होता है एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो सर ऐसे तो है ना, देखो अभी मैंने 2 माध्यम लिए, तो ऐसे इस दुनिया में कितने माध्यम संभव है? सर इस दुनिया में अनंत माध्यम संभव है। तो अगर इस दुनिया में बहुत सारे माध्यम संभव है, तो इन सब में क्या होगा? इन सब में अनुपात लेते रहेंगे, तो सर अनुपात ही लेते रह जाएंगे हम। तो मान के चलो, मैंने अभी अपवर्तनांक निकाला पानी का वायु के सापेक्ष, फिर मैं निकाल रहा हूं वायु का पानी के सापेक्ष, फिर मैं निकाल रहा हूं वायु के सापेक्ष ग्लास का, फिर मैं निकाल रहा हूं ग्लास का वायु के सापेक्ष, फिर मैं निकाल रहा हूं पानी का ग्लास के सापेक्ष, फिर मैं निकाल रहा हूं कांच का ग्लास का पानी के सापेक्ष, पानी का ग्लास के सापेक्ष। ग्लास में बहुत सारे प्रकार के ग्लास होते, तो ये तो सर ना चल पाए, बहुत मुश्किल। तो यह मुश्किल ना हो इसलिए हमने क्या करा, हमने एक पद परिभाषित किया जिसे हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया हमने इसे? निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसे एन या म्यू से चिन्हित कर सकते हैं। यह क्या होता है कि देखो यार, हमारे पास 99% जगहों पर क्या है? हवा या निर्वात। 99% जगहों पर क्या है? हवा या निर्वात है सर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर हवा या निर्वात है तो हम 99% जगहों पर अगर वही भरकर बैठे हुए हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर हम अगर यहां पर अपवर्तनांक परिभाषित करना चाहे तो हम वायु के सापेक्ष परिभाषित कर देते, क्योंकि बहुत सारी चीजों का वायु के सापेक्ष ही है। तो जब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर जो बोला गया है वो क्या है? वायु के सापेक्ष, वायु से पानी में आ रही है, तो यहां से जो अपवर्तनांक निकलता है वो पानी का अपवर्तनांक निकलता है, और किसके सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है? हवा। तो जब भी हवा के सापेक्ष हो तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट या निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अच्छा।
तो जब भी हम इसे परिभाषित करेंगे तो ये म्यू की वैल्यू जो होगी ना, देखो अब एक्चुअल में मैं तुम्हें एक और राज की बात बताता हूं। तुमने पढ़ा था कि v बराबर होता है सर c अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, अभी मैंने बताया था आपको। तो मैं यहां से अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर को क्या लिख सकता हूं, देखो म्यू आर एप्सिलॉन आर जो है वो एक अनुपात ही है ना, तो ये c बटे में v होगा। और यहां पर ये जो c बटे में v होता है ये एक्चुअल में वह बराबर आया, किसके बराबर आया, वो बराबर आया साइन आई अपॉन में साइन आर के। तो सर ये साइन आई अपॉन में साइन आर भी जिसके बराबर आया और c बटे में v भी वही चीज आई। हाँ, तो एक्चुअल में ये हमारा अपवर्तनांक है ना, ये आपको बहुत कम किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, जिसे हम c बटा बी लिख देते कि 99.99% जगहों पे इसे परिभाषित किया जाता है c बटा बी। हाँ, वो परिभाषा सही है, लेकिन और एग्जैक्ट क्या है, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो इसको हमने बोला म्यू, ये क्या है म्यू, ये है अपवर्तनांक किसका, ये किसी माध्यम का है वायु के सापेक्ष। ए एयर है, ए मतलब एयर और एम मतलब मीडियम, ए मतलब एयर एम मतलब मीडियम। तो ये मीडियम का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, इसे बोलेंगे c बटे में v। और ये c क्या है, c है जब प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में, बटे में v प्रकाश की चाल माध्यम में। मतलब इसके मतलब से मैं प्रकाश की चाल भी निकाल सकता हूं किसी माध्यम में। क्या निकाल सकता हूं, प्रकाश की चाल भी निकाल सकता हूं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, कितनी है। ठीक है, तो यह होता है हमारे पास किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं वायु के लिए, अगर मैं लिख रहा हूं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए क्या लिखेंगे, पानी के लिए लिखेंगे c बटे में प्रकाश की चाल वाटर में। तो यही वाली बात यहां पे लिखी हुई है कि इसको प्रकाश की निर्वात में चाल c तथा माध्यम में चाल v के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात यहां पर जो म्यू होगा, वो म्यू या n बराबर होगा c बटा v के। हाँ भाई, परिभाषा पढ़ लो, किसी को और कोई समस्या हो तो बताओ। दिए गए प्रकाश के लिए सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, इसलिए अपवर्तनांक अधिक होता है। और अपवर्तनांक किसके अधिक होता है, याद रखना, जब भी हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो इसका मान जो होगा, और अपवर्तनांक का मान, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों 1 से बड़ा होगा, क्यों, आशीष बेटा अपनी भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल कर, है ना, आजकल थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हो तुम, थोड़ा कम बोलो। बताओ भाई ऐसा क्यों होगा, है ना। अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए होगा, माना बेटा आपकी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन अगर हमें कोई सा सामान चाहिए होगा आपसे, और अगर हम आपसे मंगाएंगे तो उसको मंगाने का जो खर्चा होगा उतने में हम यहां पर नया खरीद लेंगे। ठीक है, आप हमसे बहुत दूर रहते हो बेटा, कि आप गुड़गांव में ही हो, बता दो। और ये राहुल यादव को कोई समझा दो बेट कि क्लास नहीं रुकी है। चाय नहीं पानी पी रहे, चाय वाय नहीं पीते। अरे बताओ म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी क्यों होगी? हाँ, क्योंकि वायु सबसे विरल है। मेघना दतीच, वायु सबसे विरल है, तो यहां पर C की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है V से, है ना। चाहे जो हो जाए, किसी भी माध्यम में बात करोगे, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा जो होती है वो वायु, वो C की वैल्यू जो होती है वो वायु में या निर्वात में होती है। कितनी होती है? यह होती है, C की वैल्यू होती है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं यही चीज अन्य माध्यम में बात करूंगा तो अन्य माध्यम में अच्छा चलो, अच्छा कोई बता सकते हैं मुझे कि म्यू की वैल्यू, पहले बताओ म्यू की वैल्यू
वायु के लिए क्या होगी, म्यू की वैल्यू वायु के लिए क्या होगी, म्यू की वैल्यू वायु के लिए क्या होगी। और अन्य माध्यम में बात करूंगा तो मैं यहां पर इसका इस्तेमाल करके उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकता हूं, या मुझे प्रकाश की चाल नहीं पता तो प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकता हूं अगर अपवर्तनांक पता हो तो। वायु के लिए अपवर्तनांक जो होगा वो 1 होगा, वायु के लिए अपवर्तनांक जो होगा वो 1 होगा, वायु के लिए अपवर्तनांक जो होगा वह 1 होगा। अच्छा सर, अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें बची है। इसके अलावा अगर हम चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि अगर मेरे को सी म्यू दे दिया जाए तो मैं वी निकाल सकता हूं क्योंकि सी की वैल्यू तो मुझे आती है। क्या अगर मैं किसी माध्यम का आपको म्यू दे दूं तो आप उसके लिए वी की वैल्यू निकाल दोगे? क्या ऐसा कर सकते हो? हाँ, पार्थ सर आए थे तो मैंने गलती से उन्हें प्रकाश बोल दिया। अरे प्रकाश सर बताइए। पार्थ सर क्या हो गया सर आपको? मैं बहुत ज्यादा भी प्रकाश प्रकाश बोल रहा हूँ तो पी फॉर पार्थ, पी फॉर प्रकाश। चलो देखो, तो यहां पर अगर हमें म्यू की वैल्यू दी जाए तो हम वी की वैल्यू बता सकते, बिल्कुल बता सकते। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि अगर मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास वायु के सापेक्ष में सबका पता चल गया, तुम्हें अपेक्षित पता करना है, मतलब पानी का कांच के सापेक्ष, ठीक है। तो यह आप कैसे पता कर सकते हो, यह आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा अपेक्षित अपवर्तनांक। तो अपेक्षित अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसे हम देखो ये ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 है ना, 1 म्यू 2। तो एक्चुअल में हम तो इसे ऐसे ही लिखेंगे म्यू 2 1। ये क्या, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये अनुपात एक्चुअल में यह अनुपात किसके बराबर होगा, यह अनुपात किसके बराबर होगा? तो ये जो अनुपात होगा, यह अनुपात किसके बराबर होगा सर? देखो यहां पर क्या था, यह था सर अपवर्तनांक हम लिख रहे थे पानी का, तो यह था C बटे में V, मतलब जिसका अपवर्तनांक लिखा जाएगा उसकी स्पीड नीचे आएगी। म्यू जो व्यक्त क्रमानुपाती है V के, म्यू जो है व्यक्त क्रमानुपाती है V के। तो यहां पर यह जो म्यू होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती होगा V का। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं अपवर्तनांक लिख रहा हूं माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहां पे V2 और यहां पे लिखना पड़ेगा V1, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है अपवर्तनांक माध्यम, ये सब क्या लिखा हुआ सब समझाऊंगा, अभी पहले जो बता रहा हूं उसको ध्यान से दो। देखो क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है, मैं बिल्कुल बेसिक पे जाकर आराम से बहुत समय लेकर इसको समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी बातें आपको समझ नहीं आएगी तो आगे बहुत कंफ्यूजन करते रह जाओगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में आगे अब ये म्यू 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 चलना है, पूरे चैप्टर में म्यू चलना है। तो यहां पर ये होगा अपवर्तनांक माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष हो जाएगा V1 बाय V2। याद रखना कि उल्टा लिखना होता, अपवर्तनांक में चाल जो होती है प्रकाश की वह नीचे जाती है। अच्छा, तो यहां पर हम चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं? देखो ये होगा V1 बाय V2। ओके, तो मैं इसे चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं सर C बाय V1 अपॉन में C बाय V2, C से डिवाइड कर लिया, नहीं सर, ओके, C बाय V2 अपॉन में C बाय V1। हाँ, अब क्या ये एक ही चीज लिखी हुई है, देखो V2 नीचे आ जाएगा, V1 ऊपर चले जाएगा। क्यों किया ऐसा सर? क्योंकि ये है म्यू 2 1, म्यू अपवर्तनांक माध्यम 2 का पहले के सापेक्ष। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख पाएंगे ये C बटा V2, या मैं लिख सकता हूं इसे म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। C बाय V2, C बाय V1, ये क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हमें क्वेश्चन में या हमें 99% जगहों पे निरपेक्ष अपवर्तनांक पता होगा।
ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक पता होगा हमें, निरपेक्ष अपवर्तनांक हमें पता होगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर मान के चलो हमें पानी ये 2 का पता, 1 का पता, तो हमें निकालना है अपवर्तनांक 2 का पहले के सापेक्ष। तो इससे क्या लिखेंगे, v1 बाय v2, या ऐसे लिख सकते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। अगर हमें लिखना अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का सापेक्ष, तो इसे लिखेंगे हम म्यू 2 बाय म्यू 1, मतलब ये अपवर्तनांक सामने सामने होंगे, v उल्टा होगा, और इसे ही हम चाहे तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 लिख सकते हैं। नहीं सर, ये कहां से एंट्री हो गई, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है लैम्डा की। क्यों सर, क्यों सर लैम्डा की वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों हुई? क्योंकि देखो, चाल को क्या लिख सकता हूं, आवृत्ति इंटू लैम्डा, अभी बताया था। चाल को क्या लिख सकते हैं, चाल को लिख सकते हैं, चाल को लिख सकते हैं आवृत्ति इंटू लैम्डा। और यहां पर आवृत्ति तो सबके लिए सेम होती है, तो v1 बाय v2 क्या होगा, v1 बराबर होगा सर f इंटू लैम्डा 1, v2 होगा सर f इंटू लैम्डा 2। तो इसका अगर मैं अनुपात लूंगा तो f से f कट जाएगा, v1 बाय v2 बराबर आएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। v1 बाय v2 क्या आएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के बराबर आएगा। क्या ये कहानी सभी को बहुत ही जोरों से चमकती है? जल्दी से कमेंट्स में लगा दो आग। ये थी म्यू की पूरी कहानी। लेकिन म्यू की पूरी कहानी में हमने एक बात छोड़ दी कि म्यू की विमा और मात्रक क्या होगा, म्यू की विमा और मात्रक क्या होगा। तो ये क्या होगा, मात्रकहीन और विमाहीन। मात्रकहीन और विमाहीन होगा ये। क्लियर है मामला? अच्छा, अब अगर ये सब कुछ आपको समझ में आता है, तो क्या मैं ऐसा पूछूं तुमसे कि ये बताओ यार, अपवर्तनांक 1 का दूसरे के सापेक्ष क्या होगा? अभी तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखा, उल्टा करना है मेरे को, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो क्या मैं इसे लिखूंगा म्यू 1 बाय म्यू 2, या मैं इसे लिखता हूं तो v2 बाय v1 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं ना, इसको उल्टा उल्टा कर दूंगा। तो इससे हम एक बहुत खतरनाक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। क्या बहुत खतरनाक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं सर? बेहोश हो जाए 2-4 जिसे देखकर कि सर अगर मेरे पास यहाँ पे म्यू 2 1 है और इसे मैं मल्टीप्लाई कर लूं म्यू 1 2 के, तो ये 1 आ जाएगा। हो गए बेहोश? लोट लगा दो। म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देख, यहां पर किसी को भी ले ले, म्यू 2 बाय म्यू 1 ले ले या v1 बाय v2 ले ले, तो यहां पर क्या आएगा, v1 बाय v2 इंटू v2 बाय v1, काट 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 1 आ गया। ठीक है, अरे आया समझ में? क्लियर है मामला? या मैं चाहूं तो देख, मतलब इससे मुझे एक आजादी मिली क्या, कि मुझे किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक पता है तो दूसरे का मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे उसका उल्टा कर दूंगा मैं तो मिल जाएगा। 1 करके लिख सकते हैं, 1 करके लिख सकते हैं। मतलब अगर मान के चलो पानी का अपवर्तनांक तुम्हें पता है वायु के सापेक्ष 4/3, तो वायु का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष क्या होगा, 3/4। मतलब लाइट जब हवा से, वायु से पानी में आएगी तो 4/3, पानी से हवा में जाएगी तो 3/4 हो गया। आई बात समझ में? क्या हो गया ये? अच्छा, मोए मोए हो गया। हाँ, मोए मोए हो गया ये, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अब इसमें सर क्वेश्चन करवा दो। हाँ, तो मतलब बहुत, देखो इसको क्वेश्चन ओरली होते हैं, जैसे अभी मैंने करके बताना, बस उसको लिखकर सॉल्व करके देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। इसमें और एक और लास्ट बात बता देता हूं ना, लास्ट बात बता देता हूं जो यहां पर लिखी हुई थी। क्या अब मैं ये वापस आ रहा हूं, आप चाहो तो इसको जहां पर हमने ये वाली बात खत्म करी ना उसी के आगे लिख लेते हैं। चलो एक और बार फिर से बना देते यार, ना कुछ बच्चों का मोए मोए हो जाएगा। देखो यहां पर ये ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ, ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ, यह धारा आई, यह धारा, यह एंगल आई, यह एंगल आर, ठीक है। और अगर मैं पूछूं तुमसे कि क्या यहां पर साइन आई अपॉन में साइन आर लिख सकते हो, तो आप बोलोगे यस सर, साइन आई अपॉन में साइन आर लिख सकते हैं। ये होगा माध्यम 1, ये होगा माध्यम 2। तो अब बताओ यहां पर क्या लिखूं मैं इसे? ये मैं इसे अपवर्तनांक लिखूंगा, तो मैं इसे अपवर्तनांक लिखूंगा माध्यम 2 का पहले के सापेक्ष या पहले का दूसरे के सापेक्ष। 1 नंबर या 2 नंबर में से चूज करो क्या लिखा जाएगा। यहां पर मैं बोल रहा हूं लाइट 1 से 2 में आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा,
लाइट 1 से 2 में आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका मतलब होगा सर, हम लिखेंगे यहां पे अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। तो सर इन सब में सर मेरा कंफ्यूजन सर अभी आपने पढ़ा है, अभी याद रहेगा, नीट में थोड़ी ना याद रहेगा मेरे को 1 का 2 का सापेक्ष, 2 का 1 के सापेक्ष लिखना है। तो वहां पर फिर मैं दिमाग लगाऊंगा, अच्छा जब लाइट इसमें आ रही है तो इसका अपवर्तनांक लिखना पड़ेगा। लेकिन सर वहां तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता सर, मेरा टेस्ट में नहीं काम कर रहा दिमाग, वहां कैसे काम करेगा? तो इसके लिए एक सुंदर सी प्यारी सी चीज, खूबसूरत सी चीज बता देता हूं, इस स्टार के रूप में। आप स्नेल के नियम को ऐसा याद रखो, कैसे? साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू है, ये है आम जिंदगी। नो 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 नो, हम इसे याद रहेंगे म्यू टू बाय म्यू वन के रूप में लिख सकते ना। अपवर्तनांक 2 का पहले का सापेक्ष क्या होगा? होगा म्यू टू बाय म्यू वन। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहां पर इसे क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर इसे लिखूंगा म्यू वन साइन आई बराबर होगा म्यू टू साइन आर के। वही बात वहां पे आसान शब्दों में लिखी हुई थी कि अपवर्तनांक इंटू ज्या का कोण या साइन आई बराबर होगा म्यू टू इंटू साइन आर। सर ये कैसे इजी है? अरे दिस इज वेरी इजी, लिसन टू मी केयरफुली। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे अब तू छोड़ दे, सारी मोह माया छोड़ दे। 1 को गोली मार दे, 2 को गोली मार दे, सबको गोली मार दे, आई को गोली मार दे, आर को गोली मार दे, सबको गोली मार दे। तुझे बस इतना ध्यान रखना है, लाइट इधर से आए उधर से जाए, गोली मार दे। मत देखे ही मत कि लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे कोण दिया है या एक कोण पूछा हुआ है और अगर तुझे वहां पर एक का अपवर्तनांक दिया, दूसरे का पूछा, ऐसा कुछ एक दो बातें अननोन सी है, तो तू बिल्कुल बिना किसी संकट के एक लाइन में लिख पाएगा। क्या करना है? यहां का कोण का साइन कितना कोण है, आई है, ओके, इंटू इस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होना चाहिए इस माध्यम का साइन इंटू इस माध्यम का अपवर्तनांक। कहानी खत्म, पैसा जम। बस क्या करना है? उस माध्यम का अपवर्तनांक इंटू उसका साइन आई बराबर होना चाहिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू उसका साइन आर, मतलब उसका साइन कोण, बस है ना। जैसे ये हटा रहा हूं क्योंकि ये वाली बात नीचे लिखी हुई। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला एक से ज्यादा माध्यम आ गए कल को सर मेरे पास, मतलब जैसे मान के चलो एक ये पहला माध्यम था, ठीक है, इसमें कुछ रंग भर देते हैं। हमारी जिंदगी में तो सर रंग नहीं है, कम से कम ये घन की जिंदगी में तो आ जाए। चलो ठीक है, उसे ही खुश रख लो, तुम खुश रहो, हमारा क्या है। देखो मान के चलो तीनों अलग अलग माध्यम है, ये तीनों अलग अलग माध्यम है। अलग अलग माध्यम मतलब कि ये इसका अपवर्तनांक म्यू1 बोल दिया, इसका अपवर्तनांक म्यू2 बोल दिया, इसका अपवर्तनांक म्यू3 बोल दिया। अब यहां से खतरनाक लाइट आई, ये खतरनाक लाइट आई, यहां पे टकराई। अच्छा सर, टकराई, टकराने के बाद में अपने पथ से विचलित होगी। हाँ सर, तो ये मान के चलो ये विचलित होकर इधर की तरफ गई, फिर उसके बाद में इसमें फिर से विचलन हुआ, अब अलग माध्यम में जा रही है, तो सर ये फिर से इधर की तरफ चली गई। फिर उसके बाद में इसमें फिर से विचलन हुआ, तो ये फिर सर इस तरफ आ गई। फिर सर इसमें फिर से विचलन हुआ, फिर ये इस तरफ आ गई। सर ये अलग अलग जगह पे भयंकर कोण बनाती हुई बाहर आ रही है। अब आपको कैसे करेंगे, कैसे लिख पाओगे आप? तो कैसे लिखोगे, इसमें स्नेल का नियम, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मान के चलो यहां पर ये कोण था, मैं कोण का नंबर लिख रहा हूं ना, θ1 θ2, तो ये 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर कोण। अच्छा, एक पते की बात आपको पता होनी चाहिए, अगर ये 2 नंबर कोण है तो इधर का कोण भी 2 बनेगा, इधर का कोण 3 नंबर बनेगा, इधर का कोण 3 नंबर बनेगा। फिर उसी प्रकार से ये वाला कोण 3 नंबर बनेगा, ये वाला कोण 4 नंबर बनेगा, और ये वाला कोण फिर से 4 नंबर बनेगा, और ये बाहर वाला कोण जो होगा उसे हम 5 नंबर कोण बोल देते हैं, 5 नंबर कोण। अच्छा, अब ये 2 क्यों, कैसी बात कर रहा है यार? ये मान के चलो ये 2 लाइन है, ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, उनके बीच में ये रेखा खींची हुई है। तो अगर ये वाला कोण है तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होते क्या? तो बस कुछ ना करो, तुम बस लिखते जाओ,
क्या लिखोगे? अच्छा सर, इसका अपवर्तनांक तो नहीं बोला हुआ ना, इसका अपवर्तनांक म्यू नॉट बोल देता हूं और बाहर वाले का भी अपवर्तनांक म्यू नॉट बोल देता हूं। तो यहां पर क्या होगा? अच्छा नहीं सर, म्यू नॉट नहीं बोलेंगे यहां पर, मैं तुम्हें और कंफ्यूज करना चाहता हूं, तो इसे 1 बोल देता हूं, इसे मैं 2 बोल देता हूं, इसे मैं 3 बोल देता हूं, इसे मैं 4 बोल देता हूं और इसे मैं 5 बोल देता हूं। तो अब आपको बोला कि यहां का कोण देके यहां का कोण पूछ लिया, भाई साहब वहां का कोण देके यहां का कोण पूछ लिया, सर स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा 4-5 बार। नहीं लगाना पड़ेगा तुझे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एसपी स्टार, तुम्हें करना होगा μ1 साइन, देख क्या होगा, μ1 साइन θ1 बराबर होगा μ2, यहां का कोण μ2 साइन θ2। ठीक है, अब ये θ2 ये θ2 क्यों 1 से 2 में लौट गई। अब यहां पर लिख, इस बिंदु के लिए मैं लिख रहा हूं, इस बिंदु के लिए स्नेल का नियम, तो क्या होगा सर, ये होगा μ2 साइन θ2, यहां पर ये बराबर होना चाहिए μ3 साइन θ3। अब मेरे को मतलब ही नहीं कि लाइट इधर से आ रही है इधर से जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अगर मैं इस बिंदु के लिए लिखूंगा तो इस बिंदु के लिए क्या लिखेंगे सर, इस बिंदु के लिए लिखेंगे μ3 साइन θ3 बराबर होगा μ4, इस माध्यम का अपवर्तनांक 4 है, साइन θ4। अच्छा, इस बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, इस बिंदु के लिए लिखेंगे सर μ5, सर यहां पर इसका इस बिंदु पे, तो पहले वाला कोण इसमें बन रहा तो μ4 होगा, ये होगा साइन θ4 बराबर होना चाहिए इस माध्यम के लिए μ5 साइन θ5। सारे बराबर है। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि इसमें ये जो मैंने जो चमत्कारी चीज लिखी है म्यू इंटू साइन थीटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट इधर से घुसी उधर निकली उधर जा रही है। तुझे कोई भी 2 माध्यम इस दुनिया में दिखाई दे कि लाइट इधर से आई थी फिर से 4-5 माध्यम निकली फिर उधर निकली, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे अगर मैं बोलूं कि ये वाले कोण और ये वाले कोण में संबंध बता, तो तू बोलेगा अच्छा सर μ1 साइन θ1 बराबर होना चाहिए μ5 साइन θ5। बीच के कहां गए? बीच के सब बराबर ही तो है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये और ये है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो सारी बराबर है। मतलब अल्टीमेटली लिख सकता हूं मैं क्या, μ1 साइन θ1 बराबर होगा μ5 साइन θ5 के। बस, मतलब आप कहीं से कहीं भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार ये वाले कोण और ये वाले में संबंध है, हाँ तो लिख ले μ1 साइन θ1 बराबर होगा μ4 साइन θ4। मतलब लाइट कहां से घुसी उसका अपवर्तनांक इंटू उसके साइन थीटा का कोण, कहां गई कहां बाहर निकल रही, जहां बाहर निकल रही वहां का माध्यम का अपवर्तनांक और उसका साइन थीटा लिख ले, बात बराबर है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है ना? और अगर मजेदार बात, ऊपर भी वायु नीचे भी वायु, मतलब सर अगर मान के चलो μ1 बराबर μ5 हो जाता तो क्या होता? यदि इन्हीं कंडीशन में μ1 बराबर μ5 होता तो θ1 बराबर θ5 होता है ना। ये इसे हम इंसिडेंट कोण, इंग्लिश में इंसिडेंट कोण और इसे इमर्जेंट कोण बोलते हैं, निर्गत कोण बोला जाता है ना। ये क्या निर्गत कोण, जिस कोण से लाइट अगर मान के 2-3 बार रिफ्लेक्शन हो गया और जिस कोण से लाइट बाहर आ रही है उसे हम निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। और इसे क्या बोलेंगे हम? इसे आपतन कोण। तो ये आपतन कोण हो गया, ये निर्गत कोण हो गया। एक कोण जो होगा वो आपतन कोण होगा, दूसरा कोण जो होगा वो निर्गत कोण होगा। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर मान के चलो यहां हवा थी है ना, तो देखो कितनी चमत्कारी चीज है। यहां से हवा घुसी किसी माध्यम में 20 डिग्री के कोण पे, है ना। हवा से प्रकाश घुसा 20 डिग्री के कोण पे, ये कांच में से निकला, फिर पानी में से निकला, फिर कांच में से निकला, फिर पानी में से, फिर कांच, फिर अलग अलग चीजें निकली है, लगी हुई है। लेकिन जब ये बाहर आएगा तब ये फिर से 20 डिग्री पे आएगा, जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं हो, इसे जैसे कोई इसे कुछ हुआ ही ना हो, है ना। तो अगर सेम मीडियम होगा तो उसके लिए कोण सेम आना चाहिए। क्लियर है मामला? विचलन पूछ ले तो दूरी में, कौन सी दूरी में विचलन पूछेगा? कैसे पूछेगा बता? ये वाला कोण इसका और इसका विचलन तो सर 0 है, जिससे आई थी वैसे की वैसी जा रही है।
यहां कहीं पूछे तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, I माइनस आर कर लेना। ठीक है, तो ये खुद ही एक सवाल था, पहली बात तो ये खुद ही एक सवाल था। अगला सवाल करते चलो। ओके, क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले ना एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ सर अपवर्तनांक पे सवाल करवाए थे आपने। मान के चलो मैंने बोला कि म्यू की वैल्यू, ये पापा सवाल, एक सवाल पापा सवाल। क्वेश्चन में बोला गया है कि कांच का अपवर्तनांक, ये वैल्यू याद भी रख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है ना। ये याद रख लो कि पूरे फिजिक्स, पूरा चैप्टर जो करेंगे उसमें ये बहुत 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 बार काम आएगा। अब यहां पर ये जो कांच है इसका 3/2 होता है, पानी के लिए 4/3 अपवर्तनांक होता है। ये याद भी रख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है। अच्छा, कुछ देखो बात, कुछ नहीं बोला मतलब ये वायु के सापेक्ष है। अगर मैं कुछ नहीं बोला तो ये निर्वात के सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है, वायु के सापेक्ष ही है। आपको क्या क्या निकालना है? पहली बात आपको निकालना है v का मान कांच में, दूसरी बात v का मान पानी में, तीसरी बात अपवर्तनांक कांच का पानी के सापेक्ष, चौथी बात अपवर्तनांक पानी का कांच के सापेक्ष। हो जाओ शुरू। 1 minute time I give you all. Solve it. बताओ भाई क्या आएगा? हाँ बताएंगे क्या आएगा आंसर? आ गए सभी आंसर सभी के? काउंट डाउन टाइमर एंड हो गया। 8/9, 9/8। ओके चले, तो जवाब बता देते फटाफट। पहले वाले सवाल से शुरुआत कर देते। आंसर्स बता दो सीधे सीधे। हाँ भाई आंसर्स बता दिए थे सीधे सीधे। तो इसमें v ग्लास क्या होगा? अच्छा कैसे निकालेंगे? म्यू दिया हुआ है सर कांच का, ये होगा c/में v ग्लास का। तो ये हो जाएगा सर v ग्लास ये म्यू की वैल्यू कितनी है? 3/2 बराबर होगा c होगा 3 × 10⁸ और v ग्लास निकालना है। कट ये 10 इधर 3 2 सॉरी
10 की पावर 8 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर ये Vg की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा यहां पर Vg तो आ गया है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड तो आ गया है। अब यहां पर V वाटर कैसे निकालेंगे, V वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 9/4 आ रहा है क्या, 3, यहां पे 4/3 करोगे। अच्छा, तो ये 9 है ना, यहां पर ये आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये आप ऐसा कैसे नीचे ले आओ, तो यहां पर 9 कैसे कर रहा हूं मैं, 4/3 बराबर होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 भी वाटर हो जाएगा। तो इससे तो मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 9/4 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। बस यही आंसर है। इसी प्रकार से कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष 3/2 अपॉन में 4/3, ये हो जाएगा 9/8। वाटर का कांच के सापेक्ष ये होगा 8/9। अरे बोले लाला, क्या इतना सभी को समझ में आ रहा, चलो हाँ भाई, अगला सवाल करो। यहां पर हमें पानी में कोण देखना, sin 3/5 दिया हुआ है और यहां का अपवर्तनांक दिया हुआ है, आपको ये वाला कोण निकालना है वायु में। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो रे, जल्दी करो रे। दो बजे से फिजिक्स कब चालू होगा, मैं खुद चाहता हूं वो 2 बजे से चालू हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा है ना, वो सेटिंग ही नहीं बैठ पा रही है। चलो कोई ना, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ, मैं खुद का कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, वो एसपी स्टार लगाना पड़ेगा सेटिंग बिठाने के लिए ना। चक्कर क्या होता है कि जैसे बाहर से भी क्लास अब 3 बजे से हो जाती है, तो वो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि पावर सर की 3 बजे से होती है और एक और उड़ान बैच भी चल रहा है साथ साथ में, तो उसमें योगेश सर की क्लास भी होती है, तो उसमें कभी योगेश सर लेते कभी पार्स लेते, तो जिस दिन पार्स सर नहीं लेते उसमें, उस दिन तो बात बन जाए, लेकिन जिस दिन पार्स सर उसमें लेते हैं उस दिन फिर सेटिंग नहीं जम पाएगी, तो मोए मोए हो जाता है। बहुत बढ़िया 53 डिग्री सबका आ रहा है क्या चलिए कैसे करेंगे, देखो अब दिमाग नहीं लगाना है, यहां पे करना है 4/3 इंटू साइन इनवर्स 3/5 बराबर होगा, ये क्या कर दिया सर आपने, अरे यार तुम एक तो ना दिल के अच्छे और गणित के कमजोर हो, गणित के कच्चे हो। दिल के अच्छे और गणित के कच्चे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। यह हो जाएगा म्यू एयर इंटू साइन थीटा ए, है ना। अब कभी तुमको बोला तुम गणित में कमजोर हो, तो बोला नहीं, हम दिल के अच्छे हैं लेकिन गणित के कच्चे हैं। तो देख यहां पर बच्चे 4/3 साइन थीटा, अब ये क्या है, ये थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन इनवर्स 3/5। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर होगा थीटा के, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर 3/5 बराबर होगा साइन थीटा के। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4/3 इंटू 3/5 बराबर होगा साइन थीटा ए की।
खचक खचक 4/5 आ गया। 4/5 मतलब कितना हो गया सर? ये हो गया 53 डिग्री। डिग्री इज द आंसर। चलो हाँ भाई आगे बढ़े, करो। व्हाट टू डू नाउ? नथिंग कैन बी डन, यू नीड टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 600 एंगस्ट्रॉम है और माध्यम में 400 एंगस्ट्रॉम है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अब देखो हमें पता है सर निर्वात में C/V होता है। अब इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा एयर अपॉन में लैम्डा माध्यम, है ना। तो ये म्यू जो हो जाएगा वो लैम्डा एयर, लैम्डा एयर कितना हो जाएगा? लैम्डा एयर हो जाएगा 6000 बटे में लैम्डा माध्यम जो हो जाएगा वो जाएगा 4000। बस कहानी खत्म। 3/2 या 1.5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? चलो हाँ ये 2 सवाल बचे हमारे। ये वाला सवाल मजेदार सवाल, देखते हैं कौन कर पाता है। करो। क्वेश्चन में बोला है कि जब एक प्रकाश किरण सघन माध्यम म्यूडी, उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, सेवरल माध्यम म्यूआर में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का आधा होता है। अब आपको बताना है कि यहां पर आपतन कोण का परिमाण क्या होगा। करो करो। क्या बोला जा रहा है? जब एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से, अच्छा सर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, मतलब सर ये दूर की तरफ जाएगी, तो ये होगा I, ये होगा R। सबसे पहली बात तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का आधा होता है। अच्छा सर वेरी गुड थिंग। अब क्वेश्चन में बोला है हमें कि यहां पर आपतन कोण का मान क्या होगा? I का मान पूछा है तो मैं 2I, अच्छा I का मान ही पूछा ना, हाँ आपतन कोण का मान ही पूछा, I का मान पूछा है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2I बराबर होगा R। ये बात बराबर ही लिखी ना। अच्छा अब यहां पर क्या बोलेंगे? सर दिस इज आर विरल माध्यम वी आर और ये होगा सघन माध्यम म्यू आर और म्यू डी, तो ये होगा म्यू आर इंटू साइन आई बराबर होगा म्यू डी इंटू साइन आर। अच्छा म्यू आर कितना होगा? म्यू आर कितना होगा? अच्छा सर ये तो नहीं बोला, उसने बोला म्यू डी बाय म्यू आर डी म्यू होता है। अरे ये तो हमको पता है पहले से क्या कि सर म्यू डी बाय म्यू आर को हम म्यू लिख सकते हैं। अच्छा अब हमें तो साइन आई की वैल्यू चाहिए, ओके साइन आर नहीं चाहिए तो साइन आर की जगह मैं साइन 2i लिख सकता हूं, साइन 2i लिख सकता हूं। ये आ गया आंसर। तो क्या होगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा है ना, उल्टा तो नहीं हुआ है कुछ? अरे हाँ बिल्कुल ही नालायक किस्म के बच्चे हो यार तुम। यहां पर म्यू डी आएगा सर और यहां पे म्यू आर आएगा और ये होगा म्यू साइन आई बराबर होगा। अच्छा अब ठीक चल रहा है सर, अब ठीक चल रहा है। तो अब कैसे होगा? क्या गड़बड़ होगी थी? अरे डी विरल 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 में दूर जाएगी ना तो ये म्यू आर होगा नीचे वाला। ओके सर तो अब क्या करें हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसे परिवर्तित करेंगे, रूपांतरित करेंगे। छू 2 साइन आई साइन आई कॉस आई, आर को 2i लिखा और इस रूप में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें तो परिवर्तन करना था। तो क्या म्यू बाय 2 बराबर होगा कॉस आई के, या आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस इनवर्स म्यू बाय 2। ये आएगा आंसर। कॉस इनवर्स म्यू बाय 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी 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 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है मामला आया समझ में? तीसरा ही होगा। आगे बढ़े। चलिए ओके वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ई का मान ज्ञात कीजिए, ई का मान ज्ञात कीजिए।
ई का मान ज्ञात कीजिए। ई का मान ज्ञात कीजिए, कीजिए क्या ई का मान। सर हमको लगा कि ऐसा दिमाग पे जोर पड़ेगा, यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, इस बिंदु पे स्नेल का नियम लगाएंगे, तो यहां पर होगा जो 1 इंटू साइन 60 डिग्री बराबर होना चाहिए इसका अपर्तनांक √3 इंटू साइन आर। ओके सर, तो अब हमें पता चला कि सर यहां से साइन 60 होता है √3/2। ओके सर, ये होगा √3, ये होगा साइन आर। तो यहां पर √3 से √3 कट जाएगा, साइन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। साइन आर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। ओके सर, तो सर यहाँ का कोण है ना, मुझे 30 डिग्री मिल गया, बड़ी मेहनत से मिला है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला कोण कितना आएगा सर? आर डैश। सर बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड पड़ रहा है सर, मेरे से तो नहीं बन पाएगा। आर डैश कितना आएगा सर? मैं कैसे निकालू आर डैश की वैल्यू? सर ये तो बहुत डिफिकल्ट बनते जा रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर से 30 डिग्री तो आ गया सर, हम आर डैश की वैल्यू कैसे निकाले? कोई सोच सकता है कि आर डैश की वैल्यू कैसे निकाले? आर डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? आर डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर हम? अच्छा सर, यहां पर देखो ये जो त्रिभुज बना ना, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों त्रिज्या है, तो ये आर डैश और आर के मान बराबर होने चाहिए। यस सर, थैंक यू। आर डैश और आर के मान बराबर होंगे, क्योंकि ये जो त्रिभुज बना ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, तो सामने वाले कोण बराबर होने चाहिए। हाँ सर, अब मैं ना इस बिंदु पे जल्दी से स्नेल का नियम लगा लेता हूं, तो ये हो जाएगा √3 इंटू साइन आर डैश बराबर होगा 1 इंटू साइन ई के, 1 इंटू साइन ई के बराबर होगा। यस सर, √3 साइन आर डैश सर 1/2 होगा, ये तो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री के बराबर आया। और सर यहाँ पे होगा साइन ई। ओ सर, साइन ई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। यस, मैंने सॉल्व कर दिया। मूर्खता की सारी हदें पार कर दी तुमने। पढ़ाई लिखाई का गुड़ गोबर कर दिया तुमने। तुम पढ़े लिखे अनपढ़ बन चुके हो। अरे ये सॉल्व नहीं करना था, क्या बताया अभी मैंने? कहीं से भी घुसे, कहीं पर भी निकले, अगर ये वाला हवा है, ये वाला हवा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए। तो क्यों नहीं लगाता है? काहे नहीं करते हो? कुछ तो करा करो, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी कहीं तो लगा लिया करो। तो ये SP स्टार जब आपको मैंने बताया तो वो क्यों नहीं लगा रहे हो? 60 डिग्री इज द आंसर फॉर ई, बिकॉज सर हवा से गया, हवा में आया, तो 60 डिग्री से गया तो 60 डिग्री से आएगा। कहानी खत्म। अच्छा, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, ओके, छुट्टी, थैंक यू, टाटा बाय बाय। कल पढ़ेंगे भैया, है ना, अभिलंब विस्थापन वगैरह कल पढ़ेंगे अब हम, है ना। मैं करता हूँ यार, है ना, मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्लास 2 बजे की जाए, करते हम नेक्स्ट मंडे से एक और बार ट्राई करते। अगली क्लास में अभिलंब विस्थापन आपको पढ़ाऊंगा, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय। नारायण, क्या हो गया नारायण? बेटा तुम्हारे ना रोज का ही कुछ ना कुछ चलता रहता है मामला, है ना। एक बार बैठ के सारे मामले सिलटा लो, फिर पढ़ लेंगे हम। चलिए, टाटा।